गरीब सास बहू के जादुई बैंगन। अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? जरा उस तरफ सीमेंट लेकर जा, वहाँ मालिक बुला रहे हैं, जगह बनी नहीं है उधर। और हाँ, थोड़ा संभल कर जाना, फिसलन हो रही है। अरे तू चिंता मत कर, मैं ठीक से चला जाऊंगा, रोज का काम है मेरा। ये बोलकर रमेश तसले में सीमेंट लेकर सर पर उठाकर उस तरफ जाता है कि सीमेंट से उसका पांव फिसल जाता है और वो दूसरी मंजिल से जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग उसे फौरन अस्पताल पहुंच जाते हैं। भगवान की दुआ से उसका सर तो बच गया था, लेकिन दोनों पांव में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से अब वो अपने परिवार के लिए कमा नहीं सकता था। घर आने के 3 दिन बाद रमेश अपने पांव की लाचारी देखकर रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी माँ, पत्नी और जिस बिटिया की शादी होने वाली है उसका खर्चा कैसे करूंगा? मेरी बेटी बड़ी हो गई है, 5-6 महीने तक कमा नहीं पाऊंगा, कैसे होगा सब कुछ? अरे बेटा, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ महीने की बात है, बहू और मैं घर चला लेंगे। पर माँ जी, सब कुछ कैसे ठीक होगा? हम ऐसा क्या काम करेंगे? फिलहाल तो घर में खाने के लिए जरा सा आटा है और सब्जी नहीं है, ना पैसे हैं। माँ, मैं बाहर जाकर चाची से मदद मांगती हूँ, थोड़ी सी सब्जी दे देंगी? ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तू अकेले मत जा। ठीक है माँ। दोनों माँ बेटी पड़ोसन सविता के पास जाती हैं। चाची, आप तो जानती हैं पिताजी की तबीयत खराब है, घर में कुछ भी नहीं है, या तो आप बनी हुई सब्जी थोड़ी सी दे दीजिए या दाल दे दीजिए। मेरे चेहरे पर राशन वाली की शक्ल बनी हुई है या तुम्हें धन की देवी में नजर आती हूँ, जो अपने घर का सामान हमेशा लौटाती रहूंगी? कल भी दिया था ना, आज फिर आ गए। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। भीख मांगे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सविता, हम लाचार हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत बोलो, हमने भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी में मदद की थी, भूलो मत। अच्छा सुमन, अब तो मुझे एहसान फरामोश का पाठ पढ़ाएगी? नहीं नहीं सविता बहन, तू मुझे गलत समझ रही है। कोई बात नहीं माँ, हम कहीं और चलते हैं, शायद लाला जी हमें थोड़ा राशन उधार दे दें। ऐसा बोलकर माँ बेटी राशन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ वो लाला भी उनको बेइज्जत करके भगा देता है। फिर दोनों माँ बेटी जंगल की ओर जाते हैं। अब तो बस एक ही रास्ता है, यहाँ से हमें कोई सब्जी मिल जाए। इतना बड़ा जंगल है, कहीं तो फल सब्जी का पेड़ होगा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आप पापा की ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा। दोनों माँ बेटी चल ही रही थी कि राधिका का पैर जमीन पर एक बड़े से गोल बैंगन को लग जाता है। उसमें से आवाज आती है, अरे राम रे, मार डाला, इतना जोर की लात मुझे किसने मारा? अच्छा भला सो रहा था आराम से। अरे ये क्या, मैं जो सुन रही हूँ वो क्या तू भी सुन रही है राधिका? सच में ये बैंगन बोल रहा है? हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। अरे ऐसा क्या लगा? मैं सच में बोलने वाला बैंगन हूँ, मेरा मतलब मैं जादुई बैंगन हूँ। यहाँ आराम कर रहा था, खाली बैठा था, सोच रहा था किसी की मदद करूँ। तुम दोनों की शक्ल देखकर मुझे लग रहा है बहुत परेशान हो। क्या हुआ है? तुम छोटे से बैंगन होकर हमारी क्या मदद करोगे? फिर भी पूछते हो तो बता देती हूँ, मेरे पति के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जिस वजह से वो काम नहीं कर सकते, और मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे परिवार ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। ठीक है, और माफ करना, बातों बातों में पता नहीं चला कि तुम पैरों से टकरा गए। कोई नहीं। फिर दोनों माँ बेटी उस जादुई बैंगन को घर पर ले आती हैं। घर आने के बाद सास और रमेश उस बैंगन के बारे में पूछते हैं, तो दोनों माँ बेटी उस जादुई बैंगन के बारे में सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। क्या बहू, तू सच बोल रही है? सच में ये जादुई बैंगन बोलता है? तो कोई जादू करके दिखाए ना। अरे बस इतनी सी बात, जादू से स्वादिष्ट पकवान खिलाता हूँ। आप सब ने खाना नहीं खाया ना, ये लीजिए। जादुई बैंगन के कहते ही एक तेज रोशनी में जादुई बैंगन उन सबके लिए स्वादिष्ट पकवान परोसता है। अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया खाना,
यह बैंगन तो सच में ही जादुई बैंगन निकला। चलो जल्दी से सब खा लेते हैं, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिला है। हाँ पापा। ये बोलते ही सभी लोग स्वादिष्ट भोजन को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। जादुई बैंगन, खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरे पापा का पैर भी ठीक कर सकती हो? देखो, ये तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन कुछ और बोलो। तुम्हारे घर के इनकम नहीं चल रही। ऐसा करो, मैं तुम्हें बहुत सारी सब्जी और राशन देता हूँ। उस खाने को बनाकर तुम ढाबा चला सकते हो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा। शुक्रिया जादुई बैंगन। बस मेरी पोती के लिए अच्छा होनहार लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। बेचारी के लिए कुछ पैसे भी नहीं जोड़ पाए। उसकी चिंता मत कीजिए दादी, मैं अपने जादू से राधिका के लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ लूंगा और पैसों की कमी भी नहीं होगी। ये देखिए। जादुई बैंगन के ये कहते ही वो एक बक्से में भरे हुए सोने के सिक्के देता है जो सबकी आंखों में बहुत चमचमाते हैं। अगले दिन उनके पास अमीर घर का श्याम नाम का लड़का आता है। अरे कोई है क्या? मुझे राधिका जी से मिलना है। जी, आप कौन? देखने से तो अच्छे घर के लड़के लगते हो। जी, मुझे पंडित जी ने बताया कि आप राधिका जी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना वो बहुत अच्छी है। पंडित जी ने माँ को फोटो भी दिखाई, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। अरे वाह, माँ देखिए तो अपनी राधिका बिटिया के लिए कितना अच्छे घर से रिश्ता आया है। आओ आओ बेटा बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय पानी लाते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, राधिका जी को भेज दीजिए। इसके बाद जादुई बैंगन की मदद से सुमन शाम को चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक देती है। उसके बाद राधिका श्याम से बात करती है। उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुमन से श्याम की धूमधाम से शादी हो जाती है। उसको साड़ियाँ, गहने, सब कुछ मिलता है। आज तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। माँ बेटी की विदाई का गम भी है, पर खुशी ज्यादा है। जादुई बैंगन, सच में तुम्हारी मदद से मेरी बिटिया की शादी हो गई। इतने अच्छे घर का रिश्ता आया, कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे रमेश, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो जरूरतमंद की मदद करने के लिए ही आया हूँ। यहाँ तुम्हारी मदद के बाद मैं कहीं और भी जाऊंगा। जाने से पहले जादुई बैंगन, तुम हमारे ढाबे को थोड़ा सहारा दे दो, जिससे हम गरीब लोगों को खाना खिला पाए। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद जादुई बैंगन अपनी मदद से उन्हें एक ढाबा और ढेर सारा राशन देता है। फिर सास बहू मिलकर उस ढाबे पर खाना बनाकर बेचने लगते हैं। सस्ती थाली के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास खाना खाने के लिए आते हैं। 2 महीने में ही उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है, जिन पैसों से रमेश के पैरों का इलाज भी चलता है और वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। अब रमेश के घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और सास बहू अपने ढाबे से गरीब लोगों को हर रविवार खाना खिलाया करते थे। उनके ढाबे की रसोई में जब भी सामान कम हो जाता था तो जादुई बैंगन अपने जादू से उन्हें सामान दे दिया करता था। फिर एक दिन जादुई बैंगन कहता है, दादी सुमन, मुझे आपके साथ ढाबे में मदद करवाने में बहुत मजा आया और राधिका जैसी मेरी बहन की शादी हो गई, मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे कहीं और किसी की मदद करने के लिए जाना होगा। सास बहू का ढाबा अच्छे से चले, मेरी यही कामना है। शुक्रिया जादुई बैंगन। हमारे घर में सबसे स्पेशल डिश बैंगन का भरता ही है, जो लोगों को बहुत पसंद है। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद जादुई बैंगन वहां से गायब हो गए और गरीब लोगों की मदद करता है और रमेश का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगा। शालू के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है। शालू के चारों बेटे अमन, अजय, विराट और वीर की शादी एक ही मंडप में मेघा, कुसुम, तान्या और तनीषा नाम की लड़की से हो जाती है। आदिति बेटा, अपनी भाभियों को उनके कमरे में ले जाओ। चारों काफी थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लेंगी। मैं क्या इनकी कोई नौकरानी हूँ जो इन्हें कमरे तक लेकर जाऊंगी? जिसकी पत्नी है वो लेकर जाए इन्हें कमरे तक। आदिति, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? सारी तमीज भूल गई हो क्या बड़ों से बात करने की?
मुझे इस शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही आपकी इन बहुओं में। ये आपकी बहुएं हैं, आप इन्हें खुद संभालिए। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है। अदिति का ऐसा बर्ताव किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपनी नंद का ऐसा बर्ताव देख मेघा, कुसुम, तान्या और तनीषा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही शादी का दिन तो बीत जाता है और अगले दिन तान्या, तनीषा, मेघा, कुसुम, आज तुम चारों की पहली रसोई है। इस लिस्ट में मैंने लिख दिया है कि क्या क्या बनेगा। ठीक है माँ जी, आप सभी बैठिए, हम जल्दी से सबके लिए ये सारी चीजें बना कर ले आते हैं। मेघा के इतना कहते ही शालू वहां से चली जाती है। शालू का परिवार एक हाई स्टैंडर्ड और अमीर परिवार होता है। तान्या, तनीषा, मेघा और कुसुम चारों ही एक साधारण परिवार और गांव से होती हैं, जिस वजह से उन्हें लिस्ट में दिए गए तरह तरह के खाने बनाने में काफी परेशानी आती है, लेकिन फिर भी वो चारों मिलकर लिस्ट में जितनी भी चीज होती है उन्हें बना लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सारा खाना बन गया। मुझे तो लग रहा था कि हम इस तरीके का खाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन सारा खाना बन गया। हाँ मेघा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन खाना बनाने के चक्कर में हम चारों की कैसी हालत होगी। एक काम करते हैं, जाकर कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर सबको खाने के लिए बुलाते हैं। चारों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज करती हैं और चारों के जाने के तुरंत बाद उनकी नंद अदिति किचन में आती है और उनके बनाए गए सारे के सारे खाने में नमक डाल देती है। बढ़िया ही खाना बनाने वाली। अब मैं भी देखती हूँ ये नमक वाला खाना कौन खाता है। माँ को बड़ा शौक था ना गाँव की लड़कियों से मेरे भाइयों की शादी करवाने का। अब देखना तुम चारों कुछ ही दिनों में माँ ही तुम्हें ऐसे कैसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालती हैं। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है, जिसके बाद चारों किचन में आती हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं, जिसके बाद सारा परिवार बैठकर खाना खाता है। छी, सब्जी में इतना नमक कौन डालता है? तुम लोगों ने सब्जी में नमक डाला है? ये नमक में सब्जी, इतना कड़वा खाना कोई कैसे खा पाएगा? हाँ भैया, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नमक है। माँ, आपने तो कहा था ना कि इन चारों को बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। हाँ बेटा, इनको बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाना आता है। मैंने इनके हाथ का बना हुआ खाना खाया है, लेकिन इस खाने में इतना नमक कैसे हो गया? माँ जी, हमने खाना बनाने के बाद खाने को टेस्ट किया था, तब तो सब नॉर्मल था, लेकिन ये नमक अचानक खाने में इतना तेज कैसे हो गया? हमें भी नहीं पता। पता होगा भी कैसे? आपको ही शौक था ना इन गाँव की लड़कियों को हमारे घर की बहू बनाने का। अरे इनको तो हमारे स्टैंडर्ड का खाना बनाना भी नहीं आता है, तो ये घर को कैसे संभालेगी? मैंने तो पहले ही मना किया था कि मेरे भाइयों की शादी मत कराओ इन चारों से। चुप कर तू, कभी तू अपना मुंह बंद कर लिया कर। जब देखो आग में घी डालने का काम करती है। बहुओं ने कभी भी इस तरीके का खाना नहीं बनाया है, हो सकता है इसलिए गलती से खाने में नमक ज्यादा हो गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खाना दोबारा भी बन सकता है। तान्या, तनीषा, मेघा और कुसुम, कोई बात नहीं, इस बार खाने में नमक ज्यादा हो गया तो आइंदा ध्यान रखना। अपनी भाभियों के सामने अपनी ऐसी बेइज्जती होते देख अदिति को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद अदिति डाइनिंग टेबल से उठकर गुस्से में अपने रूम में चली जाती। अपनी चारों भाभियों के गांव से होने की वजह से अदिति उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। देखो जरा कैसे चारों की चारों बैठकर यहाँ आराम फरमा रही हैं। लगता है ये चारों अपनी औकात भूल गई हैं। अभी इनकी असली औकात इन्हें मैं याद दिलाती हूँ। भाभी, वो आज हमारी मेड नहीं आई है, आज आप चारों को ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने घर की सफाई करने में कैसी तकलीफ। अदिति की चारों भाभियां घर की सफाई में जुट जाती है और अदिति आराम से बैठकर उन्हें देखती है कि तभी वहां शालू आ जाती है। अरे बहू, तुम चारों ये क्या कर रही हो? तुम सभी घर का काम क्यों कर रही हो? घर का काम करने के लिए हमने मेड रखी है। आज मेड नहीं आई माँ जी, इसलिए हम लोग ही घर की सफाई कर रहे हैं। तुम लोगों को किसने कहा कि आज मेड नहीं आई है? आई है। अदिति ने कहा था कि आज मेड नहीं आई और हमें ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। मुझे सच में लगा कि आज मेड नहीं आई है, इसलिए मैंने भाभी को काम करने के लिए बोल दिया। झूठ कम बोल अदिति, सुबह ही मेड ने तुझे कॉफी दी थी और तू इतनी जल्दी बोल गई। अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना कल को तेरे लिए सही नहीं होगा। अदिति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब वो अपनी चारों भाभियों को घर से बाहर निकालने की ठान लेती है, इसलिए अब वो एक नया प्लान बनाती है। लेकिन शालू को इस पर शक हो चुका था, इसलिए अब शालू 24 घंटे अदिति पर नजर रखती है। भाभी, आज मुझे एक पार्टी में जाना है, तो आप मेरी ड्रेस आयरन कर दो और जब तक मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है अदिति, मैं तुम्हारी ड्रेस आयरन करके यहीं रख दूंगी। मेघा अदिति की दी हुई ड्रेस आयरन करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद अदिति वहां आती है और जानबूझकर आयरन अपनी ड्रेस पर रख देती है और उसे जलने देती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में अदिति के कमरे में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, आग आग। अदिति के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके चारों भाई कमरे में आते हैं। कमरे में आग लगा देख अदिति के चारों भाई अदिति की जान बचाते हैं और उसे कमरे से बाहर निकालते हैं। अदिति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी?
ये सब आपकी पत्नी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें ड्रेस आयरन करने के लिए बोला था, लेकिन वो आयरन को ऑन करके चली गई। अगर आयरन नहीं करनी थी तो मुझे साफ साफ बोल देती। उनकी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। अदिति की बात सुनकर शालू आती है और अदिति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बस कर अदिति, बस कर। मैं नहीं जानती थी कि तेरे दिल में अपनी भाभियों के लिए इतनी ज्यादा नफरत होगी। मैं जानती हूँ ये सारी हरकत तूने ही करी है। जब तू ये सब कर रही थी तो मैंने तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। कल को तेरी भी शादी होगी, तू भी ससुराल जाएगी, और तेरी ननद अगर तेरे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? अपनी इतनी बेइज्जती होता देख अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। माँ जी बस करिए, अदिति अभी छोटी है, उसको इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। जब बड़ी हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगी। इसमें अदिति की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है। हम गांव से हैं, हमें यहाँ के रहने के तौर तरीके नहीं पता। अपनी भाभियों के मुंह से ऐसी बात सुनकर अदिति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी चारों भाभियों से माफी मांगती है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सबके सामने मेरी ही साइड ली। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अदिति को अपनी गलती का पछतावा होता देख सारा परिवार अदिति को माफ कर देता है, जिसके बाद अदिति अपनी चारों भाभियों के साथ खुशी खुशी और प्यार से रहती है।